वो नाम जिसे सुनते ही रगों में लहू दौड़ने लगता है। वो नेता जिसने आज़ादी को सिर्फ सपना नहीं अपना संकल्प बनाया। वो योद्धा जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, बंदूकों से, फौज से और अपने जोश से। हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की और उनकी आज़ाद हिंद फौज की। वो क्रांति जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। आइए जानते हैं उस महान योद्धा की कहानी जिसने इतिहास को नई दिशा दी। भाग 1, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। 23 जनवरी 1897 भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित कटक शहर की सड़कों पर एक नई सुबह का आगमन हुआ था। बोस परिवार में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जो आने वाले वर्षों में भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा देने वाला था। उस बच्चे का नाम रखा गया सुभाष चंद्र बोस। पिता जानकीनाथ बोस पेशे से वकील और ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की उपाधि प्राप्त। माँ प्रभावती देवी धार्मिक, संस्कारवान और अनुशासन प्रिय। एक समृद्ध शिक्षित बंगाली परिवार में जन्मे सुभाष को बचपन से ही अच्छे संस्कार, अनुशासन और देशभक्ति की झलक मिल चुकी थी। शैक्षणिक जीवन की शुरुआत। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में हुई। यहाँ से उन्होंने वो अंग्रेजी सीखी जो आगे चलकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज़ बनने में मदद करेगी। बाद में वो रावेंसा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिल हुए, जहाँ वे अपने तेज दिमाग और गंभीर स्वभाव के लिए जाने जाने लगे। एक बार उन्होंने एक बुजुर्ग सफाई कर्मी से अंग्रेज़ों द्वारा किया जा रहा बुरा व्यवहार देखा और वो मंजर उनके दिल में गहराई तक उतर गया। यही था वो बीज अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का जो नेताजी के चरित्र का मूल बना। कॉलेज में विद्रोह। इसके बाद सुभाष ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। यहीं एक अंग्रेज प्रोफेसर ने भारतीय छात्रों को नीच कहा। सुभाष ने चुप रहने की बजाय विरोध किया और परिणाम स्वरूप उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। पर इससे उनका हौसला टूटा नहीं बल्कि और मजबूत हुआ। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और दर्शन शास्त्र में डिग्री हासिल की, वो भी प्रथम श्रेणी के साथ। क्यों छोड़ी आईसीएस की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी? पिता चाहते थे बेटा एक सुरक्षित ऊंचे दर्जे की नौकरी करे। सुभाष इंग्लैंड गए और इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस की परीक्षा पास की, वो भी चौथे स्थान पर। यह परीक्षा इतना कठिन मानी जाती थी कि तब इसे पास करना असंभव जैसा समझा जाता था। लेकिन जब देश गुलाम हो और बाकी भारतीय अंग्रेज़ों की मार सह रहे हों तो खुद को सुरक्षित रखना क्या सही होता? और यही सोच थी सुभाष चंद्र बोस की। उन्होंने उस नौकरी को लात मार दी, आईसीएस से इस्तीफ़ा दे दिया। ये फैसला सिर्फ ऐतिहासिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक क्रांति की शुरुआत थी। अब सवाल ये उठता है, एक ऐसा नौजवान जिसने सबसे बड़ी नौकरी छोड़ दी, वो अब क्या करने वाला था? क्या उसने गांधी जी की राह पकड़ी या कुछ अलग सोचा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए देखते रहिए भाग 2, कांग्रेस में भूमिका। भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस का एक ही उद्देश्य था, देश की स्वतंत्रता। वे सीधे जुड़े भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति जो आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व कर रही थी। सुभाष शुरू में महात्मा गांधी से गहराई से प्रभावित हुए। गांधी जी ने उन्हें देशभक्तों में रत्न कहा था, लेकिन बहुत जल्दी यह भी स्पष्ट हो गया कि दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गांधी जी का रास्ता था अहिंसा और सत्याग्रह, जबकि सुभाष का मानना था कि जब अत्याचार सीमा पार कर जाए तब प्रतिकार ही धर्म है। वह महसूस करते थे कि अंग्रेज केवल अहिंसा से हार नहीं मानेंगे, उन्हें सैनिक
और रणनीतिक चुनौती देनी होगी। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ये वो समय था जब पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी और सुभाष ने भारत के लिए एक दूरदृष्टि पेश की। उन्होंने मांग की कि भारत को वैज्ञानिक, औद्योगिक और सामरिक रूप से मजबूत बनाया जाए। उन्होंने एक परियोजना तैयार की, नेशनल प्लानिंग कमेटी, जिसका उद्देश्य था एक आधुनिक भारत की बुनियाद रखना। यह भारत में नियोजन की अवधारणा की पहली ठोस पहल थी, जो आगे चलकर पंचवर्षीय योजनाओं का आधार बनी। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में उन्होंने गांधी समर्थित उम्मीदवार पद्माभिषिता रमैया को हराकर दोबारा अध्यक्ष पद जीत लिया। ये जीत तो मिली, लेकिन गांधी जी और उनके अनुयायियों ने खुला समर्थन वापस ले लिया। नेताजी ने महसूस किया कि बिना कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के वे अपने विचारों को लागू नहीं कर पाएंगे, अतः उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक, एक संगठन जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना, एक सशस्त्र और सामूहिक विद्रोह के माध्यम से। वे अब खुलकर कहने लगे थे, कांग्रेस को अब केवल ज्ञापन नहीं देने चाहिए, अब हमें आज़ादी छीननी होगी। सुभाष चंद्र बोस अब तय कर चुके थे, उन्हें क्रांतिकारी रास्ता अपनाना होगा। पर सवाल यह था, क्या भारत में रहकर वो क्रांति कर सकते थे, या उन्हें देश छोड़कर आज़ादी की लड़ाई को किसी और मोर्चे पर ले जाना होगा। इस रोमांचक और निर्णायक मोड़ को जानने के लिए देखते रहिए भाग 3, गिरफ्तारी और पलायन। सुभाष चंद्र बोस अब साफ कह चुके थे, मांगना नहीं, अब हमें आज़ादी छीननी है। उनके तेवर देखकर अंग्रेज सरकार सकते में थी। एक नौजवान जो ICS जैसी नौकरी छोड़ सकता है, कांग्रेस की राजनीति में तूफान ला सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। नेताजी की लोकप्रियता और आक्रामक तेवर ब्रिटिश सरकार को असहनीय थे। उन पर बार बार देशद्रोह के आरोप लगाए गए। उन्हें 11 बार गिरफ्तार किया गया। लेकिन 1940 में जब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन से पहले बंगाल सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया। अब नेताजी न जेल में थे न आज़ाद, लेकिन उनकी आत्मा किसी पिंजरे में कैद कैसे बंद रह सकती थी। नेताजी ने नज़रबंदी से भागने का एक अद्भुत प्लान बनाया। 1941 की एक ठंडी रात उन्होंने सूफी मौलवी का भेष धारण किया। हल्की दाढ़ी, पठानी कुर्ता, सिर पर टोपी और घर से निकल पड़े अपने भाई शरद चंद्र बोस के साथ। उनका नाम रखा गया जियाउद्दीन। कलकत्ता से गाड़ी से होते हुए वो पहुँचे गोमो यानी झारखंड। वहाँ से ट्रेन से दिल्ली, फिर पेशावर, अब पाकिस्तान में है, और फिर आगे अफ़गानिस्तान। पूरा रास्ता ब्रिटिश जासूसों से भरा था। एक गलती और नेताजी पकड़ लिए जाते। पेशावर से एक पठान एजेंट की मदद से वह अफ़गानिस्तान के रास्ते सोवियत रूस पहुँचे। फिर वहाँ एक जर्मन विमान में बैठकर पहुँचे बर्लिन, जर्मनी। यहाँ उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। जी हाँ, वही एडोल्फ हिटलर, जिससे नेताजी ने मांगा समर्थन भारत की आज़ादी के लिए। सुभाष चंद्र बोस अब देश की आज़ादी की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा चुके थे। उनका मानना था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जर्मनी में उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। वहीं से उन्होंने एक रेडियो स्टेशन शुरू किया, आज़ाद हिंद रेडियो, जहां से वे हिंदी, उर्दू, बंगाली और अंग्रेजी में संदेश भेजते थे। भारतीयों से जुड़ने, उन्हें जागरूक करने और आज़ादी की भावना को हवा देने के लिए। अब नेताजी एक नए मोर्चे की तलाश में थे, जहां वे सिर्फ
आवाज़ नहीं बल्कि हथियारों से लड़ सकें। और फिर आता है उनका अगला कदम, जापान की ओर यात्रा और आज़ाद हिंद फौज की नींव। लेकिन रुकिए, एक सवाल जो हर भारतीय के मन में उठता है, हिटलर से मिलने के बावजूद नेताजी ने जर्मनी छोड़कर जापान क्यों चुना? और उन्होंने वहाँ कौन सी फ़ौज खड़ी की जिसने अंग्रेज़ों को नींद से जगा दिया? इसका जवाब जानने के लिए देखते रहिए सुभाष चंद्र बोस की ज़िंदगी और आज़ाद हिंद फौज की कहानी। अगला भाग, भाग 4, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। नेताजी अब यूरोप की सीमाओं से निकलकर पूर्वी एशिया की ओर बढ़ चुके थे। उन्हें अब एक ऐसी ज़मीन चाहिए थी जहां वे सिर्फ आवाज़ नहीं बल्कि हथियारों से लड़ाई लड़ सकें। एक सेना बना सकें जो भारत की धरती पर चढ़ाई करे और झंडा गाड़े आज़ादी का। 1943 में नेताजी पनडुब्बी से एक खतरनाक समुद्री यात्रा करते हुए जर्मनी से जापान के कब्जे वाले सिंगापुर पहुँचे। यह यात्रा किसी फिल्म से कम नहीं थी। दो दुश्मन देशों की पनडुब्बियों का आदान प्रदान, 90 दिन समुद्र में जीवन मरण की जंग पर नेताजी डटे रहे, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ एक था, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता। जब नेताजी सिंगापुर पहुँचे तब रास बिहारी बोस पहले ही जापान की मदद से एक संगठन बना चुके थे, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और साथ ही एक छोटी सी सेना, इंडियन नेशनल आर्मी INA, जिसे जापानी भारतीय युद्ध बंदियों से बना रहे थे। पर उस फौज को नेतृत्व चाहिए था, जोश, रणनीति और दिशा चाहिए थी, और यही जिम्मेदारी सौंपी गई सुभाष चंद्र बोस को। INA को नया जीवन, नेताजी की कमान। 4 जुलाई 1943 सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सेनापति का पद संभाला। उन्होंने भाषण दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा हर भारतीय के दिल में आग की तरह गूंजा। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज को एक संगठित सैन्य बल में बदला, अनुशासित, प्रशिक्षित और प्रेरित। इस फौज में लगभग 60,000 भारतीय सैनिक शामिल हुए, जिनमें वो भी थे जो पहले अंग्रेज़ों की फौज में थे, लेकिन अब नेताजी के नेतृत्व में देश के लिए जान देने को तैयार थे। नेताजी ने सिर्फ पुरुषों की नहीं बल्कि महिलाओं की भी एक सशक्त सेना बनाई, झांसी की रानी रेजिमेंट, जिसकी कमान संभाली कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने। यह भारत के सैन्य इतिहास में पहली महिला युद्ध इकाई थी और एक संदेश था कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ पुरुषों की नहीं, सबकी है। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना। 21 अक्टूबर 1943 नेताजी ने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया यानी आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की, जिसे जापान, जर्मनी, इटली और कई अन्य देशों ने मान्यता दी। ये केवल प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र की सरकार थी, जिसकी अपनी सेना, ध्वज, न्यायालय और मुद्रा तक थी। अब नेताजी ने अपनी सेना को आदेश दिया, चलो दिल्ली। अंग्रेज़ों से सीधी टक्कर का समय आ चुका था। आज़ाद हिंद फौज अब भारत की सीमाओं में प्रवेश करने जा रही थी, इम्फाल और कोहिमा के रास्ते से। लेकिन युद्ध आसान नहीं था। अब एक सवाल जो सबके मन में उठता है, क्या आज़ाद हिंद फौज वास्तव में भारत को आज़ादी दिला सकती थी, या फिर अंग्रेज़ और परिस्थितियां इतने शक्तिशाली थे कि यह सपना अधूरा रह गया? इसका जवाब सुनने के लिए देखते रहिए भाग 5, युद्ध और संघर्ष। अब वक्त था अंतिम परीक्षा का। नेताजी ने चलो दिल्ली का नारा दिया था और आज़ाद हिंद फौज तैयार थी भारत की सरजमी पर कदम रखने के लिए। ये कोई आंदोलन नहीं था, ये था एक संगठित सैन्य अभियान। लक्ष्य था लाल किले पर तिरंगा लहराना। मार्च 1944
आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर हमला बोला। दो मुख्य मोर्चे थे, इम्फाल, मणिपुर, कोहिमा, नागालैंड। इन इलाकों में अंग्रेज़ों की मजबूत चौकियां थीं, लेकिन नेताजी की फ़ौज ने इन पर भीषण आक्रमण किया। दिल्ली चलो मार्च शुरू हो चुका था। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने मणिपुर के मोइरांग नामक कस्बे में भारत की सरजमी पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया, नेताजी के नाम पर। ये एक ऐतिहासिक क्षण था जब पहली बार किसी भारतीय सेना ने स्वतंत्र भारत के झंडे को अपनी भूमि पर लहराया। लेकिन जैसे जैसे फौज आगे बढ़ी, चुनौतियां भी बढ़ती गईं। जंगलों में भीषण बारिश, सप्लाई लाइनें कट गईं, खाना, दवा, गोला बारूद की भारी कमी, और सबसे बड़ी बात, जापान की सेना ने अचानक सहयोग बंद कर दिया। अब आज़ाद हिंद फौज अकेले पड़ गई। बीमारियां, भूख और ब्रिटिश बमबारी ने फौज की ताकत को धीरे धीरे कम कर दिया। जून 1944 के आते आते हालात इतने बिगड़ चुके थे कि नेताजी को फौज को पीछे हटाने का आदेश देना पड़ा। लेकिन सैनिकों ने हार नहीं मानी। वे वापस लौटे, पर सिर झुकाकर नहीं, बल्कि फिर से लड़ने की कसम के साथ। सैकड़ों सैनिकों को अंग्रेज़ों ने बंदी बना लिया। फिर 1945 में हुआ वो जिसने पूरे देश को हिला दिया, लाल किले का ऐतिहासिक मुकदमा, जहां आज़ाद हिंद फौज के 3 प्रमुख अधिकारी, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श ढिल्लों और कर्नल शहनवाज खान पर राजद्रोह का मुकदमा चला। लेकिन ये मुकदमा अंग्रेज़ों के लिए उल्टा पड़ गया। पूरा भारत आज़ाद हिंद फौज के समर्थन में उठ खड़ा हुआ। नेताजी की फौज अब हर भारतीय के दिल में आवाज़ बन चुकी थी। ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया। ब्रिटिश सेना के भारतीय जवानों ने बगावत के संकेत दिए। यहाँ तक कि 1946 में नेवी विद्रोह भी हुआ। नेताजी की फौज भले ही युद्ध जीत नहीं सकी, लेकिन उसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। नेताजी ने साबित कर दिया था, स्वतंत्रता कभी याचना से नहीं मिलती, वह छीननी पड़ती है। लेकिन अब आता है वो मोड़ जो आज भी रहस्य बना हुआ है। आज़ाद हिंद फौज भले लौट आई, लेकिन नेताजी कहाँ गए? क्या वो सच में विमान दुर्घटना में मारे गए, या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? इस रहस्य से पर्दा हटेगा अगले अध्याय में। भाग 6, नेताजी का रहस्यमय अंत। 1945 में आज़ाद हिंद फौज का अभियान भले ही थम गया हो, लेकिन नेताजी का सपना अभी अधूरा था। नेताजी कभी हार नहीं मानते थे और इसलिए वे एक नई योजना बनाने में लग चुके थे। पर तभी हुआ इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। नेताजी अब रूस जाना चाहते थे, जहां से वे एक बार फिर भारत की आज़ादी के लिए नया मोर्चा खोलना चाहते थे। 18 अगस्त 1945 को खबर आई कि सुभाष चंद्र बोस जापानी विमान से ताइहोकू, जो अब ताइपेई ताइवान में है, की ओर जा रहे थे। उसी दिन दोपहर में खबर फैली, विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और नेताजी की मृत्यु हो गई। लेकिन ना कोई शव मिला, ना कोई अंतिम संस्कार सार्वजनिक हुआ और ना ही कोई ठोस सबूत। सिर्फ कहा गया नेताजी नहीं रहे। पर इस देश ने इस पर विश्वास नहीं किया। जांच आयोग और रहस्य की परतें। नेताजी की मृत्यु पर संदेह लगातार बना रहा। आज़ादी के बाद 3 अलग अलग जांच आयोग बने। शाहनवाज कमेटी 1956 विमान हादसे को सच माना, लेकिन कई गवाहों ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। नंबर 2, खोसला आयोग 1970 हादसे की पुष्टि की, पर रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आज भी सवाल है। नंबर 3, मुखर्जी आयोग 1999 से 2005
सबसे गहरी जांच की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि नेताजी की मृत्यु विमान हादसे में नहीं हुई, लेकिन भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। गोपनीय फाइलें और गुमनाम संत। नेताजी की फाइलें दशकों तक गोपनीय रखी गईं। 2016 में कुछ फाइलें सार्वजनिक हुईं, लेकिन उनमें भी नेताजी की मृत्यु की पुष्टि नहीं हो सकी। इसी दौरान कई वर्षों तक ये चर्चा भी जोर पकड़ती रही कि नेताजी भगवान जी नाम से उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक साधु बनकर वर्षों तक जीवित रहे। उनकी आवाज़, हस्ताक्षर और लेखन शैली नेताजी से मिलती जुलती थी। ये दावा आज भी जांच और विवाद का विषय है। जनता का विश्वास, नेताजी जिंदा हैं। देशवासियों ने कभी नेताजी की मृत्यु को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उनके लिए नेताजी मरे नहीं बल्कि लौटेंगे, क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा था वो अधूरा नहीं रह सकता। नेताजी एक विचार हैं, एक प्रेरणा हैं और एक क्रांति हैं जो कभी मरी नहीं बल्कि आज भी हर संघर्ष में जीवित है। नेताजी की विरासत। उन्होंने दिखाया कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। उन्होंने ये सिखाया कि कायरता से बड़ा अपराध कोई नहीं, और उन्होंने ये भी जताया कि भारत को सिर्फ याचना से नहीं बलिदान से आज़ादी मिली। अब एक आखिरी सवाल, क्या भारत सरकार को नेताजी की मृत्यु की सच्चाई अब खुलकर देश के सामने रख देनी चाहिए? क्या आज़ाद भारत उनके बलिदान का न्याय कर पाया? और अगर नेताजी आज होते तो भारत की दिशा क्या होती? आपका क्या मानना है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली कड़ी में हम बात करेंगे नेताजी की विचारधारा, उनका विज़न और आज के भारत पर उनका असर। भाग 7, नेताजी की विरासत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक क्रांतिकारी नेता नहीं थे, वे एक विचारधारा, एक प्रेरणा और एक अधूरा सपना थे। उनकी मौत चाहे जितनी रहस्यमयी रही हो, पर उनकी विरासत स्पष्ट है, चमकती हुई, प्रेरणादायक और मार्गदर्शक। आज जब हम आज़ाद भारत की ओर देखते हैं तो सवाल उठता है, क्या नेताजी का सपना पूरा हुआ? और क्या हम उनकी विचारधारा को सही मायनों में समझ पाए हैं? आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का संदेश। नेताजी ने बार बार कहा, फ्रीडम इज़ नॉट गिवन, इट इज़ टेकन। उनके लिए स्वतंत्रता केवल अंग्रेज़ों से छुटकारा नहीं थी, बल्कि मानसिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मुक्ति भी थी। उन्होंने मेड इन इंडिया बाय इंडियंस फॉर इंडिया का सपना देखा था, जो आज आत्मनिर्भर भारत की सोच में जीवित है। धर्मनिरपेक्षता और एकता का प्रतीक। नेताजी की आज़ाद हिंद फौज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग एक ही वर्दी में थे। उनकी फौज का नारा था इत्तेहाद, इत्तेमाद, कुर्बानी, यानी एकता, विश्वास और बलिदान। नेताजी ने दिखाया कि भारत धर्म से नहीं भावना से जुड़ा है। महिलाओं का समान अवसर। नेताजी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने महिलाओं की सेना झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई। उनका विश्वास था, भारत की आज़ादी अधूरी है अगर नारी को उसका सम्मान और स्थान नहीं मिला। युवाओं के लिए संदेश। नेताजी का पूरा जीवन युवाओं की शक्ति पर आधारित था। उन्होंने खुद कम उम्र में प्रशासनिक सेवा छोड़ दी, क्योंकि उनके लिए करियर से ज़्यादा देश बड़ा था। आज भी उनका हर शब्द युवाओं को प्रेरित करता है। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। आज हम कह सकते हैं, गिव मी डेडिकेशन एंड आई विल गिव यू ट्रांसफॉर्मेशन। नेताजी की विरासत का सार। देश पहले बाकी सब बाद में। संघर्ष से डरो नहीं, विचारधारा के लिए जीवन देना भी पड़े तो पीछे मत हटो। जाति, धर्म, भाषा ये भारत को बांट नहीं सकते।
आत्मनिर्भर बनो, आत्मसम्मानी बनो। अब बात करें इस विरासत को हम अपने जीवन में कैसे उतारें। यह सिर्फ इतिहास जानने के लिए नहीं, बल्कि आत्मनिर्माण और राष्ट्र निर्माण का रास्ता है। कुछ सुझाव जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकेंगे। नेताजी की तरह उद्देश्यपूर्ण जीवन जिएं। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं सिर्फ अपने लिए जी रहा हूँ या देश समाज के लिए भी कुछ कर रहा हूँ। डिसिप्लिन को आदत बनाएं। नेताजी की दिनचर्या बहुत अनुशासित थी। आपको भी होनी चाहिए, चाहे पढ़ाई हो या काम। धर्म, जाति या भाषा के आधार पर किसी से भेदभाव न करें। भारत एक परिवार है और नेताजी का सपना समरस भारत था। सच्ची देशभक्ति दिखाएं, काम से, ईमानदारी से और मेहनत से। टैक्स चुकाना, वोट देना, नियम मानना, ये भी देश सेवा है। इतिहास से सीखें लेकिन वर्तमान में कार्य करें। नेताजी ने अतीत का अध्ययन किया लेकिन भविष्य की योजना बनाई। और अंत में नेताजी ने अपनी जान भारत के लिए दी। अब हमारी बारी है कि हम उनके सपनों का भारत बनाएं। तो दोस्तों, क्या आप नेताजी की विचारधारा को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप सिर्फ आज़ाद भारत में जीना चाहते हैं या उसे महान भी बनाना चाहते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेताजी का सपना तब पूरा होगा जब हर भारतवासी जागेगा। जय हिंद।